हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और इस नए सप्ताह के प्रारंभ से ही आज हम व्याकरण का जो अभ्यास है वो भी अच्छे से टॉपिक वाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज पहला ही टॉपिक आप देखिए वो है पर्यायवाची विलोम शब्द, ठीक है ना। और ये हर पेपर में आपको आता ही आता है। जैसे हमने आपको उपसर्ग प्रत्यय के बारे में बताया था, वैसे ही जो पर्यायवाची विलोम का प्रश्न है, अगर हम सी-टेट पेपर की बात करें तो वो किस प्रकार से आपको आता है कि भाई आपको एक गद्यांश दे दिया, ठीक है ना, और उसमें से एक शब्द उठाकर पूछ लिया कि इसका अर्थ क्या है। तो जो उसी के आधार पर आपके साथ यहाँ पर जो प्रश्न है वो डिस्कस करेंगे। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। हर पेपर के लिए हिंदी जो है, ठीक है ना, वो आपकी अच्छे से तैयारी ऐसे ही रहेगी। तो चलिए फिर प्रारंभ करते हैं फ्रेंड्स। और सबसे मेन चीज ऐसे मैं आपको बताऊं कि गलतियां जीवन का एक हिस्सा होती हैं, पर उसमें उसे स्वीकारने का जो, ठीक है ना, एक साहस होता है वो सब में नहीं होता। और ये हम अगर पढ़ाई के संदर्भ में कहें कि जैसे अगर हम कोई प्रश्न गलत कर देते हैं, ठीक है ना, तो उसे स्वीकारना चाहिए कि हाँ हमारी ये गलती हुई है, कोई बात नहीं, हम इसको सुधार लेंगे। लेकिन बच्चे क्या होते हैं कि वो ना डर जाते हैं कि अरे हमारे तो 2-2 3-3 प्रश्न गलत हो गए, मैम हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे करें। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, टीचिंग परीक्षा हमेशा आपके साथ है। कोई भी आपका संदेह हो, किसी भी विषय में अगर आपको समस्या आ रही हो, खुलकर आप यहाँ पर अपना कमेंट, ठीक है ना, लिखिए। और ये आपको जो है सेशंस बहुत मदद करेंगे। ओके, तो गलती को स्वीकारने की, हाँ यहाँ पे गलती हुई है, क्योंकि गलती को जब तक स्वीकारेंगे नहीं तब तक आपको मतलब पता ही नहीं चलेगा कि हाँ गलती आपकी है और यहाँ पर आपको सुधार करना है। तो इस चीज का अच्छे से ध्यान रखिएगा सारे के सारे बच्चे। तो चलिए, सैटरडे को हमने आपसे अंत में एक प्रश्न पूछा था पैडागोजी का। जो प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स, कि प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है अर्थात। अब इसका जरा जल्दी से उत्तर दे दीजिए सारे बच्चे। हाँ, यहां पर अगर आप बीपीएससी के भी छात्र हैं फ्रेंड्स, अगर आप केवीएस के स्टूडेंट हैं, बीपीएस के मतलब की तैयारी कर रहे हैं, आप एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, एमपी टेट रीट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, पर्यायवाची विलोम तो फ्रेंड्स सर्वव्यापी है। पर्यायवाची विलोम हर पेपर में आता ही आता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए जल्दी से करिए, सारे बच्चे इसका उत्तर देंगे, पैडागोजी उत्तर। और आज भी हम आपके साथ ग्रामर भी करेंगे और पैडागोजी के प्रश्न भी करेंगे, जरा जल्दी से करिए। चलिए, गणपति जी का सबसे पहले उत्तर आया, वेरी गुड। फिर आकृति, 2 बच्चों का सबसे पहले उत्तर आया, वेरी गुड। और यही आपकी स्पीड रहनी चाहिए, इससे ज्यादा स्पीड होगी धीरे धीरे अभ्यास के साथ। ओके, हाँ जी, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, अधिगम करता यानी अधिगम करने वाला, ठीक है ना, तो यानी लर्निंग करने वाला यानी कि छात्र। तो कोई भी 2 अधिगमकर्ता उनकी योग्यताओं, रुचियों और कौशलों में समान नहीं होते। अद्वितीय होने का मतलब यही है, अद्वितीय, द्वितीय होता है दूसरा, और अद्वितीय यानी कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो। और ये हम छोटी छोटी चीजें डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये भी आपका एक पर्यायवाची शब्द ही है। आप ये सोचिए कि पेपर में आपको वाक्यांश में ये प्रश्न आ सकता है कि अद्वितीय अर्थात, फिर आपको वाक्यांश दे दिए जाएंगे जिनमें से आपको एक चुनना है। तो इस प्रकार से आपको पर्यायवाची के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आई होप सभी को क्लियर है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा, वेरी गुड। चलिए, तो आज का जो हमारा विषय फ्रेंड्स पर्यायवाची विलोम, ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। जैसे कि माता को माँ भी कहते हैं, जननी भी कहते हैं, ठीक है ना, उसी प्रकार से। तो पर्यायवाची क्या होते हैं, समान अर्थ वाले, समान अर्थ वाले शब्द। और विलोम शब्द क्या होते हैं आपके, विपरीत अर्थ वाले। या अगर दिन है तो रात, अंधेरा है तो उजाला, ठीक है ना, उसी प्रकार अच्छा है तो बुरा। यही सारे क्या होते हैं आपके विपरीत शब्द। और जैसे आपको बहुत लंबी लिस्ट ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, ये भी करते हैं बच्चे कि पूरी एक लंबी लिस्ट पर्यायवाची विलोम की याद करने लग जाते हैं। बट ध्यान रखिए फ्रेंड्स, पर्यायवाची विलोम में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखनी है कि इसमें आपको 2 प्रकार के प्रश्न आएंगे। जहां तक सी-टेट की बात है, ध्यान दीजिए, एक तो होते हैं बिल्कुल सीधा प्रश्न। जैसे आपको याद होगा हमने किया था कि पतन का विलोम शब्द क्या होता है, तो हमने चुना था उत्थान, कि पतन का विलोम शब्द उत्थान है। ये तो है सीधा सीधा प्रश्न। परंतु जो दूसरे प्रकार के प्रश्न होते हैं जो पेपर में अधिकतर आते हैं, वो क्या होते हैं, गद्यांश या पद्यांश पर आधारित प्रश्न। और आज हम दोनों प्रकार के प्रश्न यहां पर आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आइडिया लगे कि अगर आपके सामने एक नया शब्द भी आ जाए तो उसका हल कैसे खोजना है। तैयार है आप सभी? आप कह रहे हैं कि क्या ये बीपीएससी वालों के लिए है? बिल्कुल है फ्रेंड्स, मैं तो कह रही हूं पर्यायवाची विलोम का जो विषय है वो तो आपका क्वालिफाइंग पेपर के लिए, केवीएस, एनवीएस, ठीक है ना, यूपी टेट, सुपर टेट, हर पेपर के लिए जरूरी है। ये विषय तो इंपॉर्टेंट है, ये कंपलसरी है ये विषय। ओके, चलिए तो स्टार्ट करें फ्रेंड्स। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि गद्यांश के आधार पर अगर आपके सामने एक प्रश्न आए, कैसे आता है, ये सी-टेट का ही फ्रेंड्स एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जरा सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा कि परस का अर्थ क्या है।
अब यहां पर भाई मुझे भी नहीं पता था ये परस क्या होता है, मैंने जीवन में कभी सुना ही नहीं, मैंने तो एक शब्द सुना था पारस, याद है ना पारस पत्थर, कि पारस जो पत्थर होता है ठीक है ना, उसे छूने से लोहा भी कुंदन बन जाता है, मैंने तो पारस ही सुना था। अब ये परस क्या है, तो ध्यान दीजिए इस शब्द को आपको पैसेज में खोजना है और पैसेज के आधार पर, संदर्भ के आधार पर आपको सही उत्तर पता चल जाएगा। ट्राई कीजिए सारे बच्चे जल्दी से कि परस का सही अर्थ क्या होगा, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। सभी बच्चे ट्राई कीजिए। डी ऑप्शन कह रहे हैं। अब देखते हैं परस शब्द कहां पर है। परस है भाई कहां पर, ये रहा। ममता का परस पाते ही मानो माटी व अंगार के फूल बन जाते हैं, ठीक है ना, कि ममता का परस यानी ममता का स्पर्श पाते ही, टच, ठीक है ना, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसलिए आपका मतलब इस प्रकार से आप सही उत्तर छांटते हैं। अब दूसरा एक और हो सकता है, जैसे कुछ बच्चे ए ऑप्शन कह रहे हैं कि सामीप्य। सामीप्य का मतलब होता है समीपता, निकटता, कि ममता के पास में होते ही, लेकिन यहां पर जो ज्यादा उपयुक्त उत्तर है वो यह आएगा स्पर्श। और स्पर्श, ममता का स्पर्श यानी कि आपको ममता मिल रही है, ठीक है ना, माँ का प्यार मिल रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी आएगा। उसी प्रकार आगे देखिए कि विषाक्त का अर्थ क्या है, फिर से वही ट्राई कीजिए। विषाक्त, विषाक्त शब्द को यहां पर ढूंढिए और उत्तर बताइए। सारे बच्चे ट्राई कीजिए प्लीज। विषाक्त का अर्थ क्या होगा, सारे बच्चे ट्राई करेंगे। भूषित, दूषित, जहरीली या मलिन। अब देखिए यहां पे कुछ बच्चों का बी ऑप्शन है, कुछ बच्चों का सी ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स देखिए यहां पर क्या है, विषाक्त वायु से, हाँ अब मैं जानती हूँ कि जो वायु होती है ठीक है ना, वो मतलब कि दूषित है, दूषित है मतलब कि खराब है, लेकिन जब हमारे पास उससे बेहतर विकल्प है जहरीली हवा, क्योंकि विषाक्त मतलब होता है विष से अक्त, यानी विष से भरी हुई, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आप सी ऑप्शन लेकर जाएंगे। हाँ अगर यहां पे जहरीली शब्द ना होता, कोई दूसरा शब्द होता, तो आप यहां पे दूषित भी लिख सकते थे। ओके, तो सी ऑप्शन आपका ज्यादा बेटर रहेगा। अगला देखिए, फिर आच्छादित का अर्थ क्या है। अब आच्छादित कहां पर है, जल्दी से देखिए, ये रहा, फूलों से आच्छादित। अब बताइए चारों में से क्या विकल्प होगा फटाफट। और सी टैट में एग्जैक्ट ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ये आप देख सकते हैं। आप किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए, पर्यायवाची में प्रश्न आपको ऐसे ही मिलेगा। ओके, आच्छादित। अब यहां पर देखिए कितने क्लोज ऑप्शन है, घिरा हुआ, बिछा हुआ, छाया हुआ और ढका हुआ, और सीटेट में वो यही करते हैं एग्जामिनर, लेकिन यहां पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ढका हुआ, आच्छादित। जैसे कहते हैं ना कि एक जो ढक्कन है वो डब्बे पर आच्छादित है, ढका हुआ है, उस प्रकार से। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी आएगा, ए नहीं आएगा। ओके, अगला देखिए, अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द क्या है, ऐसा भी प्रश्न आता है, ट्राई कीजिए। अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द, और विकल्प क्या क्या है, वृक्ष, गाछ, विटप और विपिन। सारे बच्चे ट्राई करेंगे कि अर्थ की दृष्टि से आपका भिन्न शब्द क्या होगा। वेरी गुड। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पर्यायवाची विलोम का विषय है, इसको आप ये मत मानिए कि आज का सेशन हो गया तो बस खत्म। ये पर्यायवाची विलोम का जो विषय है फ्रेंड्स, ये आपका डेली का टॉपिक है। आप संधि विच्छेद करिए, आप समास करिए, आप उपसर्ग प्रत्यय करिए, आप गद्यांश पद्यांश की प्रैक्टिस करिए, आप पैडागॉजी करिए, हर चीज में आपको पर्यायवाची विलोम तो समझना ही पड़ेगा, शब्दों का अर्थ तो समझना ही पड़ेगा, तभी आपकी शब्दावली जो है वो इंप्रूव होगी। पैडागॉजी में इसका भी प्रश्न आता है। ओके, तो डी ऑप्शन आप कह रहे हैं। अब वृक्ष, गाछ, विटप और विपिन, तो मैं आपको बता देती हूं फ्रेंड्स, इन तीनों का अर्थ है पेड़।
गाछ का मतलब भी पेड़ होता है और विटप का मतलब भी पेड़ होता है, परंतु विपिन, विपिन का अर्थ क्या होता है? वो होता है वन, पूरा का पूरा जंगल। तो विपिन जंगल को कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका डी ऑप्शन, जो बिल्कुल सही है। वेरी गुड। आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा व्यग्र का संभावित अर्थ नहीं है? व्यग्र शब्द कहां पर है? ये रहा व्यग्र। अब व्यग्र शब्द का समानार्थी कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ट्राई कीजिए। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आपकी शब्दावली बहुत अच्छी हो जाएगी, आप चिंता मत करिएगा। व्याकुल, बेचैन, परेशान या हैरान? चलिए देखिए, इतने सारे बच्चे उत्तर दे रहे हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही। व्यग्र मतलब होता है बहुत ही बेचैन हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हैरान, हैरानी वाली बात नहीं है। आप किसी चीज को लेकर बेचैन हो सकते हैं, लेकिन वो बेचैनी वाली चीज हैरान करने वाली हो, ऐसा कुछ नहीं। ओके, अब जैसे कि कल था कि अरे टॉस जीत जाए इंडिया, टॉस जीत जाए, ठीक है ना। वैसे भाई आप सभी को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की बहुत बहुत बधाई, ठीक है ना, क्योंकि मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अब यहाँ पे आपका डी ऑप्शन डेफिनेटली करेक्ट आना था। अगला, अब फाइनली ये तो था एक छोटा सा ट्रेलर कि कैसे प्रश्न पेपर में आपको आते हैं, परंतु एक और चीज है कि कोई भी नए शब्द का अर्थ छांटने के लिए आपके पास कुल मिला के 4 तरीके होते हैं। 4 तरीके कौन से होते हैं? पहला तरीका होता है समास या संधि द्वारा। कैसे? जैसे आपके पास एक बड़ा वाला शब्द है, बड़े शब्द को अगर आप तोड़ देंगे तो आप उसका संभावित अर्थ जान सकते हैं। जैसे कि पहला है प्रत्यारोप। प्रत्यारोप कैसे बनता है फ्रेंड्स? ये संधि अगर आप इसकी करेंगे, संधि विच्छेद, तो बनेगा प्रति जमा आरोप। आरोप क्या होता है भाई? किसी पर आप आरोप लगा रहे हैं कि तुमने ये गुनाह किया है। और प्रत्यारोप क्या होता है कि प्रति मतलब होता है किसी के बदले किया गया कार्य। तो जैसे अगर मैंने तुम पर आरोप लगाया तो तुमने मुझ पर आरोप लगाया, तो प्रत्यारोप होता है आरोप के बदले आरोप। तो ये इस प्रकार से अर्थ समझ सकते हैं। फिर त्रयक्ष, त्रयक्ष में 2 शब्द हैं। त्रि मतलब होता है 3, ये हम सभी जानते हैं, और अक्ष मतलब होता है आंखें। अक्ष, अक्षी, दोनों ही आंखें होता है। तो त्रयक्ष यानी कि 3 नेत्रों वाले। अब 3 नेत्रों वाले जब हम कहते हैं वो एक ही व्यक्ति हैं, भोलेनाथ। तो ये आपका जैसे त्रयक्ष शिवजी जी का पर्यायवाची। फिर शूलपाणी। अब ये शूलपाणी क्या होता है? शूल, शूल शब्द कहां से आया? त्रिशूल। तो शूल और पाणी। अब देखिए ये आपका शब्द युग्म का विषय, ये भी हम आपको बाद में करवाएंगे। पानी और पाणी। पानी मतलब होता है जल, पीने वाला, यूज करने वाला, लेकिन पाणी मतलब होता है हाथ। तो ये क्या बना कि शूल है पानी में जिनके। शूल किनके हाथों में है? फिर वही शिवजी जी के हाथ में। तो ये भी आपका शिवजी का पर्यायवाची है। ओके, और लास्ट में है गज वदन। गज मतलब होता है हाथी, और वदन, वदन का मतलब क्या होता है? मुख। तो गज यानी हाथी जैसे मुख वाले, अर्थात गणेश जी। तो ये आपका गणेश का पर्यायवाची हो गया। तो इस प्रकार से जब आप शब्दों को तोड़ते हैं, अगर कोई बड़ा शब्द आ जाए तो उसे अगर आप तोड़ेंगे तो सही उत्तर आपके सामने होगा। ओके, सभी बच्चों को पहला तरीका समझ में आ गया कि अगर बड़ा शब्द आए उसे तोड़िए, अर्थ आपके सामने होगा। और दूसरा तरीका, दूसरा होता है उपसर्ग और प्रत्यय द्वारा। ये तो मैंने आपको परसों उपसर्ग प्रत्यय करवाया ही था कि जहां पे आपका सु उपसर्ग आ जाए, जैसे कि सुपुत्र, ठीक है ना। सुसंगति, सु मतलब होता है अच्छा, और जैसे कहते हैं कुपुत्र, कुसंगति, ठीक है ना। कुदृष्टि, कु उपसर्ग उसका विपरीत होता है, ठीक है ना, यानी कि बुरा। उसी प्रकार से जैसे अ का मतलब होता है नेगेटिव, यानी कोई चीज नहीं है, एब्सेंस, ठीक। तो अक्षम्य यानी कि जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। फिर त्याज्य, त्याज्य क्या होता है कि त्याग देने योग्य, कि जैसे तुम्हारी ये आदत त्याज्य है, जिसे आप त्याग सकते हैं, छोड़ सकते हैं। फिर निर्विकार, निर उपसर्ग का मतलब क्या था कि किसी चीज के बिना, और विकार मतलब होता है दोष या परिवर्तन, ठीक है ना, या तो किसी में कोई कमी या कोई परिवर्तन। तो निर्विकार यानी कि जिसमें परिवर्तन ना हो सके या जिसमें कोई दोष नहीं है, निर्विकार। और उसी प्रकार दुर्गेश। अब दुर्गेश का कौन सा बच्चा बताएगा? ट्राई कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। दुर्गेश का अर्थ क्या आएगा? सभी बच्चे बताइए। और जैसे जलद, जलद मतलब कि जल और द, यानी जल देने वाला। जैसे कि बादल है, समुद्र भी जल देते हैं, लेकिन जलद को मोस्टली कमल के पर्यायवाची में लेते हैं। हाँ जी, दुर्गेश, दुर्गेश मतलब क्या? फटाफट बताइए। आप भी ट्राई कीजिए ना शब्दों को तोड़कर उसका अर्थ जानने का।
दुर्गेश का अर्थ क्या आएगा? जल्दी जल्दी फ्रेंड्स, आप ही इसका उत्तर बताएंगे, ठीक है ना? जब तक कहते हैं ना कि वो सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ठीक है ना? ये क्या था कि जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात, कि जो ज्ञान होता है उसको तो आप जितना खर्च करेंगे वो उतना बढ़ेगा, तो बुद्धि का जितना प्रयोग करेंगे वो उतनी बढ़ेगी। दुर्गा के स्वामी, बिल्कुल सही आकृति, वेरी गुड। तो ये क्या है? दुर्गेश, दुर्गा जमा ईश, ईश मतलब होता है स्वामी या देव, तो दुर्गा जी के स्वामी कौन है? फिर वही भोलेनाथ। ओके, तो दुर्गेश। और उसी प्रकार तीसरा होता है शब्दों के प्रयोग द्वारा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। सी टेट में आपको सबसे ज्यादा काम इसी का आएगा, शब्दों के प्रयोग द्वारा। अब ये कौन से शब्द हैं फ्रेंड्स? ये हैं आपके अनेकार्थी शब्द, और ये बहुत टिपिकल टॉपिक है, ये बहुत समस्या वाला विषय है, और ये पेपर में आ चुके हैं बहुत बार। जैसे कि मगर, मगर का मतलब क्या होता है? मगरमच्छ। लेकिन मगर का मतलब किंतु भी तो होता है कि मैं तुम्हारे साथ चलती मगर मेरे पैरों में दर्द है। तब मगर शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, इसके लिए आपको पैसेज में देखना है। जो भी आपको गद्यांश या पद्यांश दिया गया है, आपको वहां पर देखना है कि यह शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है फ्रेंड्स। मैं फिर कह रही हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात पर्यायवाची विलोम की, कि अगर आपको पैसेज का कोई भी प्रश्न दिया गया है, उसके लिए आपको पैसेज पर एक बार देखना जरूर है कि वो किस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है। उसी प्रकार हरि, हरि का मतलब विष्णु जी तो होता ही है, लेकिन हरि का मतलब घोड़ा भी होता है, हरि का मतलब बंदर भी होता है, हरि का मतलब शेर भी होता है, हरि का मतलब सर्प भी होता है फ्रेंड्स। अनेकार्थी शब्द हैं। उसी प्रकार घनश्याम, वैसे तो घनश्याम कृष्ण जी को कहा जाता है, लेकिन घनश्याम, घन मतलब कि बादल और श्याम मतलब काले, तो घनश्याम का मतलब काले बादल भी होता है। तो अभी आपको पोयम या पैसेज पढ़ के पता चलेगा कि ये शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। और मैं बार बार फोकस करके कह रही हूं फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पे बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, जल्दबाजी कर जाते हैं, कि जैसे उन्होंने मगर देखा किंतु पे टिक लगा दिया, लेकिन बाद में पैसेज पढ़ा तो वो मगरमच्छ था, और बाद में एक बार आपने OMR शीट पे क्लिक कर दिया, फिर आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो बहुत ध्यान से काम करना है। ओके, और लास्ट में जैसे कि कनक, कनक के तीन तीन अर्थ भी हो सकते हैं। एक, कनक का मतलब होता है गेहूं, दूसरा कनक का मतलब होता है सोना, और तीसरा कनक का मतलब होता है धतूरा। ये वो सुना है ना आपने अलंकार में कि कनक कनकते सौगुनी मादकता दिकाए, या पाए बौराए नर वा पाए बौराए, कि जो कनक है, यानी कि अगर धतूरा इंसान ज्यादा खा ले तो वो नशे से पागल हो जाएगा, और अगर सोना यानी कि संपत्ति, पैसा इंसान को ज्यादा मिल जाए तब भी वो अहंकार में पागल हो जाता है। तो वही था। तो ये जो अनेकार्थी शब्द होते हैं, यहां पर ट्विस्ट आ सकता है। और फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभ्यास, सबसे बेहतर विकल्प, कि जो सबसे बेहतर विकल्प है फ्रेंड्स इन सबके अलावा, वो तो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज अ मस्ट, अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। ओके, क्लियर है सभी बच्चों को? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, टीचिंग परीक्षा आपके लिए, ठीक है ना, सक्सेस किट 2.0 लेकर आया फ्रेंड्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पिछली बार जो हमने सक्सेस किट बच्चों को दी थी, बच्चों को उससे इतना ज्यादा लाभ मिला, और इस बार तो जो हमने सेकंड वर्जन इसका 2.0, ठीक है ना, निकाला है, उसमें तो और ज्यादा एडवांस मटेरियल हमने रखा है। उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, उसमें और एडवांस क्वेश्चन हैं, और ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो जिन भी बच्चों को लेना है, इसके लिए जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप ऑर्डर देंगे, ठीक है ना। हाँ, ऐसा मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ऐसा नहीं कि आपने आज ऑर्डर किया और कल आपके दरवाजे पर पहुंच गया। ऑर्डर आएगा, फिर वो पैक होकर आपके एड्रेस पर प्रॉपर्ली जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा धैर्य रखिए, लेकिन सक्सेस किट आपको मिलेगी जरूर अगर आप ऑर्डर करेंगे तो। और उसके लिए नीचे आपको लिंक्स भी दिए जाएंगे, वहां पर आप क्लिक कीजिए, ठीक है ना, उस फॉर्म पर उसे भरिए, और वहां पर आपको सक्सेस किट मिल जाएगी। और दूसरी चीज फ्रेंड्स, कि आपको, ठीक है ना, टीचिंग परीक्षा के किसी भी कोर्स पर 60% ऑफ है। इस ऑफर को हाथ से मत जाने दीजिए, और उसका कूपन कोड है रमदान 25। जल्दी से जल्दी जितना हो सके इस ऑफर को लीजिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। चलिए, अब ये जो पर्यायवाची विलोम हमने किया, अच्छा ये देखिए फ्रेंड्स, लिंक आ गया है, लिंक आ गया है सक्सेस किट का जो फॉर्म है। बच्चे कल पूछ रहे थे कि मैम ये सक्सेस किट का फॉर्म कैसे फिल किया जाए। लिंक आपके सामने है फ्रेंड्स, देखिए 3 बार हमने लिंक शेयर कर दिया है, सिर्फ आपको इसको क्लिक करना है, फॉर्म भरना है, दैट्स इट। ओके, चलिए, अब ये जो हमने अभी पर्यायवाची किया था ना फ्रेंड्स, ये क्या होता है? ये हिंदी के शब्द, और हिंदी भाषा में जितने भी शब्द होते हैं सबको 4 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। अर्थ के आधार पे, रचना के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, और रूपांतर के आधार पे।
और CTET में हम जितने भी ये शब्द पढ़ेंगे सारे आप इसी आधार पर करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आता है अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे क्या आता है भाई, या तो शब्द सार्थक होगा, मतलब उसका कोई मीनिंग होगा, या फिर शब्द निरर्थक होगा। निरर्थक मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है, जैसे कि अरे यार ये बच्चे खुचे सामान को ना निकालो। अब बचा हुआ तो ठीक है, एक खुचा ये क्या होता है? या फिर अरे यार कोई जरा पानी वानी पिलाओ, ठीक है ना, बहुत गर्मी हो रही है, पानी वानी पिलाओ। अब पानी का मतलब तो है, वानी का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं। तो सार्थक और निरर्थक। फिर जो सार्थक शब्द होते हैं जिनका कोई मतलब होता है, फिर वो आगे वर्गीकृत होते हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, समानार्थी, भिन्नार्थी। वो सारा भी हम आपको करवाएंगे, वही आज का मेन टॉपिक है। उसके बाद सिर्फ प्रश्न ही प्रश्न है। दूसरा आता है रचना के आधार पे। रचना मतलब कि शब्द बना कैसे है। अब एक शब्द तो होता है कि मूल शब्द, जैसे कि कमीज शब्द को क्या आप दो भागों में बांट सकते हैं? नहीं, ये अपने आप में मूल शब्द है। उसी प्रकार सुंदर एक शब्द है, क्या आप उसे दो भागों में बांट सकते हैं? नहीं, ये होता है रूढ़ शब्द। फिर होते हैं जो दो शब्दों को मिलाकर बनते हैं, जैसे कि विद्यालय, विद्या जमा आलय, वो हुआ आपका यौगिक शब्द। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि दो शब्द मिला के कोई तीसरा अर्थ निकलता है, जैसे कि पीछे हमने किया था त्रयक्ष कि त्रि जमा अक्ष, जिसका तीसरा अर्थ था शिवजी जी, वो होते हैं योगरूढ़। और ये हम बिल्कुल अलग सेशन में करेंगे। उसी प्रकार अगला जो है उत्पत्ति के आधार पे कि शब्द उत्पन्न कहां से हुआ है, जैसे कि संस्कृत के जो शब्द हैं वो आपके तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत से जो हिंदी में आए उन्हें तद्भव कहते हैं। और ये वाला विषय फ्रेंड्स हम कल करने वाले हैं। कल का हमारा जो विषय है वो है ही यही, तत्सम तद्भव देशज विदेशज। कल हम इस विषय को पूरा विस्तार से करेंगे। और लास्ट में आता है आपका रूपांतर। रूपांतर का मतलब क्या होता है? रूप में परिवर्तन आना, कि जो शब्द है वो लिंग वचन के आधार पे अपना रूप बदलता है या नहीं। और यही वो टॉपिक है फ्रेंड्स जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वो सारे विषय इसी में आते हैं। तो वो हम सारे एक एक करके करेंगे। तो आई होप एक बेसिक आइडिया आपको लग गया। अब बस ये आखिरी थ्योरी है फ्रेंड्स, इसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। तो अर्थ के आधार पर जिन शब्दों के अर्थ होते हैं वो आगे इतने भागों में हैं। सबसे पहला क्या होता है फ्रेंड्स? पर्यायवाची। पर्यायवाची आपने सुना ही है। पर्यायवाची का मतलब होता है एक शब्द के जितने भी अर्थ निकल सकें, ठीक है ना, जितने भी अर्थ निकल सकें। उसी प्रकार जैसे कि आपका राजा के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? नरेश, नरेंद्र, भूपाल, नरपति, भूप, महीप, नृप, कितने ही पर्यायवाची होते हैं ना। तो एक शब्द के जितने भी अर्थ निकल सके। दूसरा होता है समानार्थी। अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, समानार्थी का मतलब क्या होता है? समानार्थी का मतलब होता है जब आप एक शब्द के स्थान पे दूसरा शब्द लगा सकें। रिप्लेसेबल शब्द, रिप्लेसेबल, जैसे कि पेड़ और वृक्ष। ये आम का पेड़ है, ये आम का वृक्ष है। तो पेड़ और वृक्ष को आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी जैसे आपने पीछे पढ़ा विटप, ये चलिए आप कह लीजिए जैसे जंगल का है विपिन, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई का नाम विपिन हो, मैं कहूं अरे विपिन मेरा सामान ले आओ, तो क्या मैं विपिन की जगह जंगल लिख सकती हूं कि अरे जंगल मेरा सामान ले आओ? तो वो क्या होते हैं? अनेकार्थी, कि जिनके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। लेकिन आप विपिन की जगह, यहां पर भी किसी बच्चे का नाम विपिन होगा, तो क्या आप उसकी जगह जंगल लिख सकते हैं? नहीं। तो जो शब्द रिप्लेसेबल होते हैं कि एक संदर्भ में एक जैसा अर्थ रखने वाले, उन्हीं को कहते हैं समानार्थी। ओके, क्लियर है ये सभी बच्चों को? ओके, उसके बाद फिर आता है अनेकार्थी। ये मैं आपको बताई चुकी, ये भी पर्यायवाची जैसे ही है कि एक शब्द के जो भिन्न भिन्न अर्थ निकले। जैसे कि पानी, जानते हैं पानी के कितने सारे अर्थ होते हैं? पानी का मतलब जल तो होता ही है, लेकिन प्रतिष्ठा भी होता है, चमक भी होता है, इज्जत भी होता है, स्वाभिमान भी होता है। जैसे आपने मुहावरा सुना होगा पेपर में आपको मुहावरे भी आते हैं कि तुम्हारी आंखों में पानी अभी बाकी है। तुम्हारी आंखों में पानी बाकी है, इसका मतलब ये नहीं तुम्हारी आंखों में आंसू हैं। आंखों में पानी बाकी होना अर्थात तुम्हारी आंखों में शर्म अभी बाकी है। लेकिन अगर हम कहें तुम्हारी आंखों का पानी ढल चुका है, इसका मतलब कि तुम निर्लज्ज हो चुके हो, तुम्हारे अंदर शर्म खत्म हो चुकी है। ओके, तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर विपरीत शब्द, ये तो विलोम शब्द हैं, ऑपोजिट वर्ड्स। स्वस्थ, अस्वस्थ, अधम, उत्तम, प्रत्यक्ष, परोक्ष, सम्मुख, विमुख। ये तो प्रैक्टिस के द्वारा हमें पता चलेगा। ओके, क्लियर है सभी बच्चों को? और लास्ट,
ठीक है ना। आप कह रहे हैं जो भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं बताइएगा। पाकिजा जी, स्टार्टिंग में हमने ट्रेलर में पहले 5 क्वेश्चन वही करवाए हैं और अभी हम बहुत सारे प्रश्न करेंगे, ठीक है। अब जो भिन्नार्थी होते हैं, भिन्नार्थी यानी कि भिन्न अर्थ वाले, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूं यहां का रहन सहन सही नहीं है। रहन सहन समझिए आप, रहन सहन, रहन मतलब होता है रहना, सहन मतलब होता है सहन करना। अब रहना और सहना ना तो ये पर्यायवाची है ना ये विलोम है, तो ये क्या है, भिन्नार्थी शब्द। फिर जैसे कहते हैं ना कि अपना तुम्हारा रोटी पानी बंद हो जाएगा, कहते हैं ना तुम्हारा रोटी पानी उठ जाएगा यहां से। अब रोटी और पानी, अब रोटी और पानी ना तो पर्यायवाची हैं ना ही एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, तो वो किस कैटेगरी में आए, वो आए आपके भिन्नार्थी में। अब एक बार बता दीजिए क्या ये चीज आपको क्लियर है, क्योंकि आज की थ्योरी यही है। अब सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, पहले ग्रामर के फिर पैडागोजी के, जल्दी से। फ्रेंड सक्सेस किट का भी आपको आइडिया लग जाएगा, आप चिंता बिल्कुल मत करिए। दानी सर ने, आप यहां पर यूट्यूब शॉर्ट्स में जाइए, उन्होंने पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है कि सक्सेस किट के लिए आप कैसे मतलब कि फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जो भी आपको परेशानी आए नीचे आपको फोन नंबर वगैरह सारे दिए गए हैं। ओके क्लियर है सभी को। तो चलिए फिर फ्रेंड्स प्रश्न करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, अब दोनों प्रकार के हम प्रश्न करेंगे, जो गद्यांश पर आधारित है वो भी और जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस है वो भी। पहला प्रश्न, आज जिस समारोह का उद्घाटन है रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा, फटाफट सभी बच्चे ट्राई कीजिए। जल्दी जल्दी फ्रेंड्स, देखिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था, फिर वही चीज है कि आपकी एकाग्रता भंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब यहां पर क्वेश्चंस कर रहे हैं उस 1 घंटे का पूरा यूटिलाइजेशन कीजिए। ये फॉर्म की जो बात है ये तो आप हमें अगर कॉल करेंगे तब भी हम आपको पूरा बता देंगे, लिंक्स हमने आपको शेयर कर ही दिए हैं, तो यहां पर जितना लाभ उठा सकते हैं उठाइए। तो यहाँ पे उद्घाटन का विलोम, उद्घाटन क्या होता है, किसी चीज का प्रारंभ करना, और समापन क्या होगा, उसको एंड करना, तो उद्घाटन समापन, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, कौन सा शब्द किनारे का पर्यायवाची नहीं है, ट्राई कीजिए फटाफट। किनारे का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, कगार, कूल, तट या कर। सारे बच्चे ट्राई करेंगे। कगार, कूल, तट या कर। चलिए बहुत अच्छी बात है, बी ऑप्शन आप कह रहे हैं, कुछ बच्चे डी ऑप्शन कह रहे हैं। फ्रेंड्स बी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका कर, ठीक है ना। अब कूल, हम कहते हैं अनुकूल, प्रतिकूल, बेसिकली कूल का मतलब किनारा ही होता है। अनुकूल यानी कि किनारे पे मतलब कि किनारे के साथ साथ चल रहे हैं, प्रतिकूल होता है किनारे के विपरीत, कि हम दूसरे पक्ष में हैं। तो यहाँ पे कगार, जैसे कहते हैं तुम तो बर्बादी की कगार पे हो, कगार यानी बिल्कुल किनारे पर हो, और तट मतलब भी किनारा होता है। लेकिन कर, कर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एक तो होता है कर मतलब टैक्स, दूसरा कर मतलब होता है काम, क्रिया, तीसरा होता है कर मतलब हाथ, और एक होता है सूंड। ओके इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अब इस रिक्त स्थान को भरिए जरा सही शब्द से। सारे बच्चे रिक्त स्थान को भरना है सही शब्द से। फ्रेंड्स हम हाथ लिख चुके हैं, ये देखिए कर का मतलब हाथ होता है, ये हम पहले ही लिख चुके हैं, ये तो सबसे मेन है। अगला यहां समीप ही फूलों की बहुत सुंदर डैश है। अब देखिए जिन बच्चों ने सी ऑप्शन लिखा है बिल्कुल गलत लिखा है, ए लिखा है बिल्कुल गलत लिखा है। क्यों फ्रेंड्स, अब ध्यान से देखिए, इन चारों का मतलब सेम है, इन चारों का मतलब बिल्कुल सेम है, लेकिन यहां पर फोकस किस चीज पे होना था, ध्यान दीजिए कि फूलों की स्त्रीलिंग, और यही पॉइंट है पकड़ने वाला। इसीलिए मैंने आपको यह प्रश्न दिया कि हम वाक्य को पूरा पढ़ते ही नहीं है, पूरा पढ़ भी ले तो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। यहां समीप ही फूलों की, अब फूलों की उपवन नहीं होता, उपवन पुल्लिंग शब्द है कि ये फूलों का उपवन है।
बगीचा पुल्लिंग शब्द है, लेकिन वाटिका, वाटिका आपका स्त्रीलिंग शब्द है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आना था। नहीं तो क्या था, ये चारों के चारों आपके समानार्थी शब्द थे, सारे के सारे एक दूसरे की जगह रिप्लेस हो जाते, लेकिन हमें लिंग का भी तो ध्यान रखना है ना फ्रेंड्स। तो बस यही चीज कैच करने वाली थी, और जिन बच्चों ने इस पॉइंट को कैच करके बी ऑप्शन लगाया, वेरी वेल डन। और जिन बच्चों ने गलती से नहीं लगाया, कोई बात नहीं, आप गलतियों से सीखिए और अगली बार इस चीज का ध्यान रखिए। अगला देखिए, त्वरित शब्द का अर्थ क्या होता है, फटाफट। बगीचा नहीं होगी फ्रेंड्स, बगीचा पुल्लिंग शब्द है, कि मेरे घर के आगे एक बहुत बड़ा बगीचा है, बहुत बड़ा, तो बगीचा एक पुल्लिंग शब्द है, और वहां पर आपसे स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया था। ओके, अच्छा, जिनका सही था वेरी वेल डन। अब फोर्थ का ए ऑप्शन बिल्कुल सही। त्वरित मतलब होता है तुरंत, इमीडिएटली। ओके, और ये आपको पैडागॉजी में काम आएगा फ्रेंड्स। इनफैक्ट आपको भी ये दीपाली मैम ने भी करवाया होगा कि बच्चा बहुत ही त्वरित गति से पढ़ता है, त्वरित पठन, त्वरित पठन, पठन कौशल में आप पढ़ेंगे रीडिंग स्किल्स में कि त्वरित मतलब होता है तीव्र गति से पढ़ना। जैसे कॉम्प्रीहेंशन है, कॉम्प्रीहेंशन को आपको त्वरित गति से पढ़ना होता है पेपर में। ओके, तो यही चीज है आपकी। अगला देखिए, वो शब्द छांटिए जो शेष से भिन्न हो। चारों में से छांटिए सारे बच्चे, और अर्थ की दृष्टि से छांटना है फटाफट। अर्थ की दृष्टि से सबसे भिन्न शब्द कौन सा होगा, मृदु, सुकुमार, कोमल या सरोज? बिल्कुल तत्सम शब्द है त्वरित, वेरी गुड। मैं तो कहती हूँ फ्रेंड्स, कल हमें तत्सम तद्भव का ही विषय करना है विस्तार से, और वहां पर हम आपको ट्रिक्स भी बताएंगे। क्योंकि क्या होता है कि भाई अब इतनी लंबी लिस्ट है, अब पूरी लिस्ट आप याद थोड़ी ना करेंगे भाई, हम पागल थोड़ी ना कि इतनी लंबी लिस्ट याद करने बैठ जाएं, हमें बाकी सब्जेक्ट्स भी तो याद करने हैं। हाँ, लिस्ट मतलब याद होती है तो भाई बहुत ही अच्छी बात है, वेल डन है, लेकिन हमारे पास इतना समय ही नहीं है फ्रेंड्स। घर में काम करना होता है, ऑफिस में काम करना होता है, घर को संभालना है, ऑफिस को संभालना है, हम इतनी लंबी लिस्ट कैसे याद करेंगे? तो उसके लिए ट्रिक यही है कि जो छोटी छोटी ट्रिक्स हम आपको बताएंगे उनको फॉलो करिए, ठीक है। अब यहां पर करेक्ट ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स आपका डी ऑप्शन। क्यों? मृदु, सुकुमार और कोमल, इनका मतलब क्या होता है? सॉफ्ट, बहुत ही कोमल सा, प्यारा सा, नर्म सा। लेकिन सरोज का मतलब होता है कमल, तो सरोज बिल्कुल ही डिफरेंट शब्द। और सरोज का मतलब, इसको तोड़ेंगे कैसे फ्रेंड्स? सरोज शब्द बना कैसे है? सर जमा ज, सर मतलब होता है सरोवर, और ज मतलब होता है जन्म लेने वाला, यानी कि सरोवर में जन्म लेने वाला। और ये आपको संधि में भी आएगा, सरह जमा ज। और जो सर है ये भी आपका अनेकार्थी शब्द है। एक सर का मतलब होता है ये सर, कि यार तुम मेरे सर खा रहे हो। सर मतलब माथा भी होता है, सर का मतलब सरोवर भी होता है, सर का मतलब अध्यापक भी होता है। ये फिर वही अनेकार्थी शब्द है। ओके जी फ्रेंड्स, ये आपका हर पेपर के लिए, मैं फिर रिपीट कर रही हूं, अगर आप बीपीएससी के छात्र हैं तब भी ये पेपर आपके लिए है। क्यों क्यों नहीं होगा? पर्यायवाची विलोम तो हर परीक्षा में आने वाला टॉपिक है फ्रेंड्स। कोई ऐसी परीक्षा बता दीजिए जिसमें पर्यायवाची विलोम नहीं आता, आप खुद सोचिए, ठीक है। आगे देखिए, अब निम्न में से सबसे भिन्न शब्द युग्म कौन सा है? युग्म मतलब होता है जोड़ा, युग्म मतलब होता है जोड़ा। तो यहां पर ये जो चार जोड़े दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा भिन्न है? ट्राई कीजिए, सभी के अर्थ बता दें। बिल्कुल जी बता देते हैं। मृदु मतलब होता है फ्रेंड्स जैसे कोमल, फिर मैं वही बता रही हूं, मृदु का मतलब कोमल ही होता है। सुकुमार भी क्या होता है? जैसे कि कोमल, जैसे कहते हैं बहुत ही ताजा ताजा सा, कोमल सा, ठीक है ना, जो बहुत ही कोमल है, सॉफ्ट है, नाजुक है। कोमल कह लीजिए, नाजुक कह लीजिए, ठीक है ना। ये सारे होते हैं आपके, बिल्कुल एक ही अर्थ है, मृदु, सुकुमार और कोमल। लेकिन सरोज का मतलब होता है कमल, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। अब धन दौलत, धरती वसुंधरा, राजा रंक और दर्पण आरसी, बताइए सबसे भिन्न क्या होगा? राजा और अंक। पाकिजा जी बिल्कुल सही, वीरेंद्र बिल्कुल सही उत्तर आपका, वेरी गुड। और बच्चे बताइए फ्रेंड्स, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा, राजा और रंक। क्यों? क्योंकि राजा और रंक आपका विलोम युग्म है। रंक मतलब होता है भिखारी और राजा मतलब होता है भाई राजा, तो ये विपरीत शब्द है। परंतु धरती का मतलब वसुंधरा होता है, यह आपका समानार्थी है। फिर धन मतलब दौलत,
जी बिल्कुल, ये भी समानार्थी है। और दर्पण का मतलब होता है आरसी। आपने सुना है ना कि ये हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो आरसी का मतलब दर्पण यानी कि शीशा ही होता है। तो ये भी आपका समानार्थी ही था। तो 3 समानार्थी थे, एक आपका विलोम युग्म था। ओके, अगला देखिए फटाफट। पाश का सही अर्थ क्या होता है? और ये चीज उन बच्चों को जरूर पता होगी जिन्होंने महाभारत देखी है। महाभारत में क्या था कि रंगभूमि में जब सारे पांडव और कौरव अपनी दीक्षा द्रोणाचार्य जी से संपूर्ण करके कंप्लीट करके वापस आए थे, ठीक है ना, राजमहल, तो क्या था कि उनके बीच में थोड़ा सा मतलब कि प्रतियोगिताएं चल रही थी। तो वहां पर क्या हुआ कि जो अर्जुन था उन्होंने दुर्योधन को, ठीक है ना, किसमें बांध दिया था, आपका जो हिमपाश में बांध दिया था। अब ये जो पाश का मतलब होता है ये क्या होगा बताइए? पाश मतलब क्या? पत्थर, फंदा, पर्वत या पलाश? बी ऑप्शन आएगा, फंदा। फंदा या फिर आप कह लीजिए बंधन। पाश का मतलब होता है कि आपने किसी को बंधन में बांध दिया है। ओके, जैसे कि नागपाश। नागपाश क्या होता है कि नागों के बंधन में बांध दिया। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आएगा। ओके, अब पलाश क्या होता है? फूलों, एक फूल का नाम होता है पलाश के फूल। और पलाश के फूलों की विशेषता क्या होती है कि वो बिल्कुल आग जैसे दिखते हैं दूर से। अगर आप दूर से देखें तो पलाश के फूल आपको ऐसा लगेगा कि आग जल रही है, ऐसा सिमिलर कलर होता है। आगे देखिए, अब मुझे एक जलपरी के समान दिखना है जिसके लिए मुझे नीले अंबर की आवश्यकता है। इस वाक्य में अंबर शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। आरसी का मतलब होता है शीशा, मिरर। दर्पण का मतलब भी मिरर होता है, तो दोनों समानार्थी हैं। दर्पण आरसी इज इक्वल टू शीशा। शीशा जो होता है, मिरर, आईना। बिल्कुल, बी ऑप्शन आप कह रहे हैं गलत। यही तो मुझे बताना था कि अंबर का मतलब केवल आसमान नहीं होता, ये अनेकार्थी शब्द है। हमने पूछा है वाक्य में अंबर किस अर्थ में प्रयुक्त है, और यही गलती आप करते हैं सी टेट में। सी टेट में आप यही गलती करते हैं फ्रेंड्स, और इसी बात का सबसे बड़ा डर होता है, और एग्जामिनर आपको यहीं पर फंसाएगा। वहां पर क्या था कि मुझे जलपरी दिखना है। अब जो जलपरी होती है वो ब्लू कलर के कपड़े पहनती है ना, तो यहाँ पे क्या है, जिसके लिए मुझे नीले अंबर की आवश्यकता है। भाई आसमान नीला ही है, नीले आपको नीले आसमान की जरूरत है। अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है, कपड़ा होता है। ओके, तो अंबर के 2 अर्थ होते हैं, आसमान और कपड़ा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जैसे कि जो कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी को पीतांबर कहा जाता है, पीत जमा अंबर, पीत जमा अंबर पीतांबर, यानी पीले वस्त्र पहनने वाला पीतांबर। उसी प्रकार अगर मैं कहूं श्वेतांबर, अब कौन सा बच्चा है जो श्वेतांबर का अर्थ बताएगा? जल्दी से बताइए, श्वेतांबर का अर्थ क्या होगा फटाफट। अच्छा, चिर। फ्रेंड्स, एक तो चीर मतलब होता है चीरना, और एक चीर का मतलब कपड़ा भी होता है। और ये आपने बहुत अच्छा पूछा, आपने कहा कि मैम चीर का मतलब क्या होता है, तो एक तो होता है चिर। चिर और चीर, यहां पे च के साथ छोटी की मात्रा है, वहां पे च के साथ बड़ी की मात्रा है। चिर मतलब होता है बहुत ही पुराना या प्रारंभ से, जैसे कि ये प्रथा तो भारत में चिरकाल से चली आ रही है, प्राचीन समय से चली आ रही है। और चीर मतलब कि जैसे मैं तुम्हें चीर दूंगा, तो चीरना मतलब होता है तोड़ देना, या फिर चीर मतलब कपड़ा भी होता है। जैसे आपको पता होगा एक मुहावरा है, द्रौपदी का चीर होना। द्रौपदी का चीर अर्थात कि कभी समाप्त ना होना, जो कभी समाप्त ही नहीं हो सकता। ओके, हाँ जी, तो श्वेतांबर बिल्कुल श्वेत अंबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाली अर्थात देवी सरस्वती। तो श्वेतांबर सरस्वती जी का एक पर्यायवाची है। तो ऐसे ही आप शब्दों का संबंध बनाते हैं। ओके, तो इसलिए मैंने कहा कि पर्यायवाची विलोम के लिए हमेशा आपको लंबी लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, शब्दों का संबंध बनाइए। अगला देखिए फटाफट, निम्न में से आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? फटाफट और जल्दी से कीजिए फ्रेंड्स, बस कुछ ही प्रश्न है, फिर हम पैडागॉजी के प्रश्नों पर चलेंगे। और अगर आपको सेशन बेनिफिशियल लग रहा हो तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट। हाँ जी, आकृति आप कह रहे हैं कि चीर का मतलब कपड़ा और चीरना दोनों सही हुए, तो हमने कपड़े को क्यों चूज किया? वो इसलिए क्योंकि जब 4 विकल्प हैं तो आप एक ही विकल्प चूज कर सकते हैं। तो जब कपड़ा सामने लिखा हुआ है तो चीर को फिर आप दूसरे भी अर्थ में ले सकते हैं ना, लेकिन आप चीर को टिक करके कपड़े को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये बात होती है कि जब आपके पास चारों विकल्प सही हो, उसमें से एक विकल्प चूज करना हो, तो फिर उसका क्या क्राइटेरिया होगा, वही तो हम अभ्यास कर रहे हैं।
ओके। हाँ जी, तो यहां पर देखिए आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, वो है विपथगा। विपथगा का मतलब होता है नदी। वी मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट, पथ मतलब होता है रास्ता, और गा मतलब होता है जाना। नदी क्या होती है? नदी के सामने इतना विशाल पर्वत भी आ जाए तब भी नदी इधर उधर जाके किनारे से निकल ही जाती है। तो विपथगा जो इधर उधर चलती रहती है। बाकी तीनों वायु सखा, हुताशन और विभावसु, ये तीनों शब्द अग्नि के यानी आग के पर्यायवाची हैं। ओके, तो यहां पर देखिए विपथगा नदी, सरिता, या फिर जो कुमार्ग पर चले। कुमार यानी कि जो बुरे रास्ते पर चले, टेढ़े रास्ते पर चले। ओके, आगे देखिए फिर इनमें से किस युग्म में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। दोबारा से विलोम शब्द का प्रश्न ट्राई कीजिए सारे बच्चे फटाफट। परस्पर विलोम शब्द कौन से नहीं है, ये आपको बताना है। नाश, विनाश, खंडन, मंडन, सम, विषम, संयोग, वियोग। अभी तक किसी? चांदनी जी वेरी गुड, वैष्णवी, रीना, 3 बच्चों का सही आया, राधे श्याम, पीयूष वेरी गुड, राजकुमार जी बिल्कुल सही, वेरी गुड। ए ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स। पहला विकल्प देखिए, सबसे मेन चीज यही है समय बचाने वाली बात, नाश और विनाश। नाश और विनाश ये परस्पर समानार्थी हैं, ये एक ही शब्द है फ्रेंड्स। नाश और विनाश ये ऑपोजिट वर्ड्स हैं क्या, विलोम शब्द हैं क्या? नहीं ना, तो बस ये ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया, आपको नीचे जाने की जरूरत ही नहीं थी। और मैं वही आपको कहती हूँ फ्रेंड्स, अगर बीपीएससी वाले छात्र होते उन्हें फिर भी चारों विकल्प पढ़ने पड़ते हैं। क्यों? उनके नीचे ऑप्शन होता है उपयुक्त में से एक से अधिक, वहां पे एक से ज्यादा उत्तर हो सकते हैं, लेकिन सी टेट में तो केवल 4 ही विकल्प है ना। तो जब आपको पता है कि नाश और विनाश विलोम शब्द हो ही नहीं सकते, तो बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों अपने आप को कंफ्यूज करना, क्यों अपने सामने मुसीबत खड़ी करना। परंतु बाकी सबका अर्थ मैं आपको बता देती हूँ। खंडन, खंडन करना मतलब मना करना, कि हम इस बात का खंडन करते हैं। और मंडन करना ये क्या होता है कि किसी चीज का महिमा मंडन करना। मंडन मतलब कि फैलाना, विस्तार करना, और खंडन करना मतलब कि तोड़ना, उसका नाश करना, खत्म कर देना। उसी प्रकार सम और विषम, सम मतलब होता है समान, सेम, और विषम का मतलब होता है डिफरेंट। उसी प्रकार संयोग मतलब होता है मिलना, और वियोग मतलब होता है बिछड़ना। तो ये हैं सारे आपके विलोम शब्द। ओके, आगे देखिए फिर आपका दाता का विलोम शब्द क्या होगा, फटाफट सभी बच्चे ट्राई करेंगे। जल्दबाजी में गलत हो गया प्रिया जी, वही तो आपको कह रहे हैं कि जोश में होश नहीं खोना है। हाई जोश होना बहुत सही है, लेकिन हाई जोश के साथ साथ बुद्धि को साथ में लेकर चलिए, होश को साथ में लेकर चलिए, क्योंकि पेपर में एग्जामिनर का काम ही यही है। और जो बाकी बच्चों के साथ आपको डिफरेंस क्रिएट करना है, आपको क्या लगता है आप ये पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो जब सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो अंतर कहां पर आता है? अंतर यहीं पर आता है। ओके, तो देखिए यहां पे करेक्ट ऑप्शन दाता। दाता कौन होता है? देने वाला। तो यानी कि अब इसका विलोम शब्द क्या होगा? अब जैसे पहले त्राता, त्राता कौन होता है? जैसे कि जो हमें मोक्ष प्रदान करे, मुक्त करने वाला। अब वो दाता का विलोम तो नहीं हुआ। फिर उदार, उदार होता है बहुत ही बड़े दिल वाला, तो ये तो पर्यायवाची हो गया दाता का। लेकिन सूम, सूम मतलब होता है कंजूस, कंजूस मक्खी चूस, जो देने वाला नहीं है, जो सिर्फ लेने वाला ही है। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका सी ऑप्शन। और प्रज्ञ, जहां पर ये ज्ञ आ गया, प्रज्ञ, विज्ञ, ये क्या होते हैं? जानकार, विद्वान, बुद्धिमान। तो देखिए त्राता होता है रक्षा करने वाला, उदार होता है बड़े दिल वाला, सूम का मतलब होता है कंजूस, और प्रज्ञ मतलब होता है जानकार या ज्ञाता। क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से देखिए। जी बिल्कुल है फ्रेंड्स, मैं आपको फिर वही बता रही हूं। अगर चलिए अगर मैं आपको ना भी कहूं तो क्या आपने बीपीएससी की तैयारी नहीं, आप कर रहे हैं ना बीपीएससी की तैयारी, तो आपको पता है बीपीएससी में भी पर्यायवाची विलोम तो आता ही आता है। जब आप अलंकार के प्रश्न करेंगे, आप काव्य रस के प्रश्न करेंगे, आप काव्य गुण के प्रश्न करेंगे, तो क्या आपको शब्दों का अर्थ नहीं पता होगा? क्या आपको डायरेक्टली पर्यायवाची विलोम का प्रश्न नहीं आता क्वालिफाइंग पेपर में? तो ये वही तो कर रहे हैं फ्रेंड्स हम। और क्या कर रहे हैं हम? आगे देखिए,
चपल का विलोम शब्द क्या होगा? फटाफट फ्रेंड्स, केवल 8 प्रश्न बचे हैं इसके, उसके बाद हमें पैडागॉजी पर जाना है, तो जल्दी जल्दी कीजिए। चपल का विलोम शब्द क्या होता है, ये आपको बताना है। वैष्णवी जी, पीडीएफ तो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तैयारी कीजिए। ठीक है, तो यहां पर चपल मतलब क्या होता है? चपल मतलब होता है चालाक या चंचल, चंचल या चतुर, आप किसी भी सेंस में ले लीजिए, जो बहुत ही फुर्तीला। लेकिन इसका विलोम क्या होगा? जैसे महान, ऐसा कुछ नहीं, स्थावर, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन गंभीर, जो बहुत ही सीरियस है। एक होता है बहुत ही चंचल सा, बहुत ही शोर हलगुड़ मचाने वाला, और एक होता है बहुत ही गंभीर, सीरियस। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी आएगा। और अचल, अचल मतलब क्या होता है? जो चल नहीं सकता, जो स्थिर है, जैसे कि पर्वत। आगे देखिए, फिर अब आते हैं फिर से वैसे ही प्रश्नों पर, संदर्भ वाले प्रश्नों पर। तो पैसेज आपके सामने और प्रश्न क्या है? अनन्य का सही अर्थ क्या होगा? अब इस शब्द को पहले पैसेज में देखना है, पैसेज के अनुसार इसका सही अर्थ क्या है वो आपको छांटना है। ट्राई कीजिए सारे बच्चे, अनन्य का सही अर्थ क्या होगा? और इसमें आप शब्द को तोड़कर भी इसका सही अर्थ छांट सकते हैं। मैं आपको हिंट दे रही हूं, शब्द को तोड़िए, उत्तर आपके सामने होगा। कुछ बच्चे ए ऑप्शन कह रहे हैं, कुछ बच्चे सी ऑप्शन कह रहे हैं। हाँ जी, लेकिन जो सही उत्तर है वो अभी तक किसी ने नहीं दिया। सही उत्तर अभी तक किसी ने दिया ही नहीं है। हाँ जी, अब किरण आपने आंसर सही दिया, राधे श्याम जी बिल्कुल सही। अब देखिए क्या है, अनन्य को अगर आप तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एक शब्द तो है अन्य, अब अगर इस शब्द में से अन्य शब्द को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा फ्रेंड्स? न्य तो है, अब न में से अगर अ हटा दिया तो क्या बचा? आधा न, अन। अन जमा अन्य, अन्य मतलब होता है दूसरा, और अन उपसर्ग का मतलब होता है कोई नहीं, यानी कि जिसके समान कोई दूसरा नहीं है। अनन्य, जिसके समान कोई दूसरा नहीं है, जो इकलौता है, यानी कि अद्वितीय। बी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट आना था कि अनन्य अधिकार, ऐसा अधिकार जो केवल आपका है। एकाधिकार, एकाधिकार मतलब केवल और केवल आपका अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं है। तो यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन आना था। और जानते हैं, इसीलिए मैंने आपको सैटरडे को उपसर्ग और प्रत्यय करवाया। जैसे आपको क्या लगता है कि यू सेशन हम यूं ही बना देते हैं टॉपिक्स? नहीं, टॉपिक सोच समझकर हम करते हैं सीरीज वाइज, कि जब तक आपको उपसर्ग प्रत्यय सही से नहीं पता होगा तो फिर आप नए नए शब्दों के अर्थ कैसे खोजेंगे? ओके, तो इस चीज का ध्यान रखिए। आगे देखिए, फिर अगला प्रश्न, यहां इजारा का उपयुक्त अर्थ क्या है? उपयुक्त अर्थ, क्योंकि इजारा शब्द के काफी शब्द अर्थ हो सकते हैं, लेकिन यहां पर इजारा का क्या मतलब है? और इजारा शब्द कहां पर है? ये देखिए, इजारा। अब ये इशारा नहीं है, इजारा है, तो ध्यान से देखिए, इजारा का अर्थ क्या होगा? कि परंतु हम प्रिय पर लोभवश एक प्रकार का अनन्य अधिकार या इजारा चाहते हैं। तो इजारा का मतलब क्या है? संकेत, कब्जा, संपत्ति या सम्मति। बी ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स, फिर वही कब्जा, एकाधिकार, या फिर जिसे हम कहते हैं हक, कि हमें जिनसे हम प्रेम करते हैं उन पे हम कब्जा पाना चाहते हैं, उन पे हम हक, अधिकार पाना चाहते हैं, कि बस तुम हमारे ही हो और किसी के नहीं हो। ओके, तो यहां पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, यहां श्रद्धा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? अब पूरे पैसेज में श्रद्धा कहां पर है और उसका सही अर्थ क्या होगा? ट्राई कीजिए सभी बच्चे। अक्षय जी बिल्कुल सही, फटाफट ट्राई करेंगे सारे। कहां पर है श्रद्धा? ये रहा, कि कहां से स्टार्ट है भाई? कितना लंबा सेंटेंस है? जिस समाज में सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध प्रकट करने के लिए जितने ही अधिक लोग तत्पर पाए जाएंगे, उतना ही वह समाज जागृत समझा जाएगा। श्रद्धा की सामाजिक विशेषता एक इसी बात से समझ लीजिए कि जिस पर हम श्रद्धा रखते हैं
उस पर चाहते हैं कि और लोग भी श्रद्धा रखें। तो बताइए क्या उत्तर आएगा इसका? बी ऑप्शन कह रहे हैं विश्वास, बिल्कुल सही। ठीक है ना, समाज अगर किसी चीज पर श्रद्धा रखते हैं, जिस भी चीज पे भरोसा करता है, विश्वास करता है, तो श्रद्धा का मतलब भक्ति होता है, मैं जानती हूं, लेकिन यहां पर श्रद्धा का मतलब है विश्वास, भरोसा। ओके, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आएगा। वेरी गुड। और देखिए सबने सर्वसम्मति से इस उत्तर को चुना। तो यहां पर आपने देखा ना कि कैसे प्रैक्टिस करते करते इस 1 घंटे में ही आपकी कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। तो यही हमें आगे करना है। आगे देखिए, उद्विग्न का अर्थ क्या होगा, इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसका सही उच्चारण देखिए। उद्विग्न कैसे होगा? इंग्लिश में मैं लिखती हूं उद्विग्न। ठीक है ना, अब यहां पर देखिए कहां पर है, ये रहा। स्वयं भी उद्विग्न नहीं हुआ और दूसरों को भी विक्षुब्ध ना करने की भलमन साहत बरतता रहा। तो उद्विग्न का मतलब क्या होगा? पंक्ति को पढ़िए और उसका अर्थ जानने का प्रयास कीजिए। शब्दों को रिप्लेस करके देखिए कि उद्विग्न का मतलब क्या होना चाहिए। अब देखिए फिर वही, अब देखिए सबका सेम आंसर आ रहा है और इसी को कहते हैं इंप्रूवमेंट। अधिगम, अभी जब पेडागोजी में आप अधिगम पढ़ेंगे ना, लर्निंग, तो लर्निंग की डेफिनेशन जानते हैं क्या होती है पेडागोजी में? कि जब आपके व्यवहार में परिवर्तन आए। पहले सबका भिन्न भिन्न उत्तर आ रहा था, अब सबने सर्वसम्मति से इस उत्तर को चुना है। जैसे आप संस्कृत की भाषा में सुनते हैं, तो यहां पे आएगा व्याकुल, बेचैन। आप व्याकुल हैं, बेचैन हैं, उद्विग्न हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका डेफिनेटली सी ऑप्शन आएगा। वेरी गुड। आगे देखिए, फिर आपका प्रश्न है भिन्न उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है? अब यहां पे पर्यायवाची में उपसर्ग वाला हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उससे अर्थ में परिवर्तन आता है। तो भिन्न उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है? दुर्बुद्धि, दुर्गति, दुरात्मा, दुर्गेश। जल्दी जल्दी सभी बच्चे ट्राई करेंगे। और 17th क्वेश्चन है, केवल 3 प्रश्न बाकी हैं फ्रेंड्स, लास्ट 3 क्वेश्चंस, फिर हम चलेंगे पेडागोजी पर। फटाफट करिए। भिन्न उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है? दुर्बुद्धि, दुर्गति, दुरात्मा या फिर दुर्गेश? और एक शब्द का तो मैंने आपको पहले भी बताया था, देखिए ऋषु जी ने तो लिख भी दिया। वेरी गुड। उत्तर बताने के बाद भी गलत कर दिया, और इसी को कहते हैं कि सेशन को स्टार्टिंग से देखिए। स्टार्टिंग में ही हमने देखा था दुर्गेश मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? दुर्गा जमा ईश। तो यहां पर कोई उपसर्ग या प्रत्यय था ही नहीं। दुर्गा के ईश, दुर्गा के स्वामी यानी कि भोलेनाथ, परंतु बाकी तीनों शब्दों में आपका दुर उपसर्ग था। ध्यान से देखिए, दुर उपसर्ग, दुर जमा बुद्धि। दुर का मतलब होता है बुरा यानी कि बुरी बुद्धि। फिर दुर्गति की तुम्हारी जो स्पीड है, मतलब कि जो तुम्हारी दशा है बहुत ही बुरी है। और दुरात्मा यानी बुरी आत्मा, दुर जमा आत्मा। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी आना था। आगे देखिए, अगला प्रश्न है इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द का परस्पर पर्यायवाची है? अब बेसिकली आपके पास 4 विकल्प हैं फ्रेंड्स। चारों विकल्पों में आपको देखना है कि किस विकल्प में दोनों शब्द आपस में पर्यायवाची हैं। फटाफट देखिए। जल्दी से, बस थोड़े से प्रश्न रह गए फ्रेंड्स। नहीं नहीं नहीं, हो गया गलत, हो गया गलत। अब यही देखिए, अब यहां पर क्या है? अग्नि, अग्नि मतलब होता है आग। अनिल, अनिल मतलब होता है हवा। एक्चुअली जो आप अग्नि का सोच रहे हैं, अग्नि का पर्यायवाची होता है अनल। अनिल नहीं होता, अनल होता है, अनल। लेकिन अनिल का मतलब हवा होता है। अब ये अनल और अनिल ये होते हैं श्रुति संभिन्नार्थक, जो देखने में समान लगते हैं लेकिन होते भिन्न हैं। जैसे पानी और पानी, तरणी और तरणी, अली और अली, चिर और चीर, ये सारे होते हैं आपके श्रुति संभिन्नार्थक, जो हम एक सेशन में करेंगे, आप चिंता मत करिए। अब चंद्रमा और चपला, चंद्रमा मतलब होता है चांद, चपला मतलब होता है बहुत ही चंचला, बहुत ही चतुर। फिर अच्छा, इसे हम लक्ष्मी जी को भी कहते हैं। फिर मार्तंड और भास्कर, अब इन दोनों का मतलब होता है सूर्य। तो बेसिकली करेक्ट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन आना था। और व्योम का मतलब होता है आसमान। व्योम, सारे बच्चे ध्यान से सुनिए, व्योम मतलब आसमान। और कौमुदी, कौमुदी का मतलब होता है चांदनी।
ठीक है, कौमुदी मतलब चांदनी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या आएगा, ए ऑप्शन, जो परस्पर पर्यायवाची थे। उसके बाद देखिए, फिर निम्न में से इच्छा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन जल्दी से कर लीजिए, फिर हम पेडागोजी पर चलेंगे जी। चपला बिजली को भी कहते हैं, चपला चतुर को भी कहते हैं, और जो चपला है एक नौटी जैसे चंचला को भी कहते हैं और लक्ष्मी जी को भी कहते हैं। वो अनेकार्थी शब्द है। अरे गलत हो गया कोई बात नहीं, जब आप गलती करेंगे, नए शब्द को सीखेंगे, तभी तो आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी। ओके, अब यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अब यहां पर फ्रेंड्स एक की पॉइंट, सबसे बड़ा की पॉइंट क्या है जो आपको पेपर के लिए ध्यान रखना है, स्पेशली सी टेट वालों को। क्यों, आपके पास केवल 4 विकल्प हैं। अब कामना, कामना का मतलब इच्छा होता है, हम सब जानते हैं। लिप्सा, अब चलिए मैं कहती हूं आपको, ना तो लिप्सा का अर्थ पता है ना स्प्रिया का अर्थ पता है, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको ए और डी ऑप्शन का मतलब नहीं पता, परंतु सी ऑप्शन का मतलब तो पता है ना, यातना। यातना मतलब होता है पीड़ा, कष्ट। तो ठीक है, वो आपका इच्छा का पर्यायवाची तो नहीं हो सकता ना। दैट्स इट, खेल यहां पे खत्म हो गया। लेकिन अगर आप ठीक है ना इन दोनों शब्दों के अर्थ में फंस कर रह जाएंगे तो काम कैसे चलेगा, वहां पर खेला हो जाएगा फिर। तो इसलिए आप इस चीज का फायदा उठाइए कि केवल 4 विकल्प हैं और 4 में से अगर आपको 2 का अर्थ भी पता है तब भी आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। ये होती हैं टेक्निक्स सही मार्क्स गेन करने की। मतलब मानते हैं ना सारे बच्चे कि आपको इन दोनों का मतलब नहीं पता था, लेकिन यातना का मतलब पता था और वो इच्छा का पर्यायवाची नहीं था। दैट्स इट। लेकिन अब आपको इच्छा के 2 पर्यायवाची पता चल गए, लिप्सा और स्पृहा। ओके, आगे देखिए अगला प्रश्न, बलज के पर्यायवाची कौन से हैं। बलज, अब यहां पर आपको क्या करना है, फिर मैं आपको हिंट दे रही हूं फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हम इनिशियल सेशंस कर रहे हैं। एक बार ये ग्रामर के टॉपिक्स हो गए, फिर तो मॉक टेस्ट पेपर करते ही जाएंगे, परंतु शब्दों का सही अर्थ कैसे छांटना है। अब बलज, बल मतलब सबको पता है, बल, हिम्मत, शक्ति, ताकत। और ज, बल से जन्मा, जैसे हम कहते हैं जलज, कि जल में जन्मा। फिर हम जैसे कहते हैं कि अंडज, अंडज का मतलब क्या होता है, अंडे से जन्मा, जैसे कि मुर्गी हो गई, पक्षी हो गया, उस प्रकार से। हाँ, बल से जन्मा फ्रेंड्स, बल से हाथ नहीं जन्मता, हाथ से बल निकलता है, उल्टा बोल रहे हैं आप। तो बल से जन्मा युद्ध, समर और संग्राम। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। अगर आप में हिम्मत होगी तभी तो आप युद्ध कर पाएंगे, अगर हिम्मत ही नहीं होगी तो क्या खाक युद्ध लड़ेंगे। हाँ, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ओके, क्लियर है। और अब अच्छा 2-3 प्रश्न और है फटाफट। अर्थ के आधार पे भिन्न शब्द कौन सा है, फटाफट करिए अब जल्दी जल्दी। अर्थ के आधार पे भिन्न शब्द कौन सा है, विधि, ब्रह्मा, कानून या अवधि, फटाफट। अब यहां पर देखिए कहते हैं ना, ये विधि है, ब्रह्मा है, कानून है, ये बिल्कुल सही है। विधि मतलब तरीका भी होता है, लेकिन अवधि इसका मतलब होता है समय, टाइम, कि आपके पास इतना ही समय है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सुसंगत है। अब यहां पे आपके पास 4 विकल्प हैं, इनमें से केवल एक ही ऐसा विकल्प है जिसमें बिल्कुल सही अर्थ दिया गया है, वो कौन सा है, जल्दी से देखिए। अब फिर वही आपको यहां पर फिर वही करना है कि आपको सारे शब्दों के अर्थ पता होने की जरूरत नहीं है। अगर इतने सारों में से 3 या 4 के अर्थ भी पता है, पर्याप्त है। हाँ जी, देखिए सारे बच्चे फटाफट। अब जैसे आप कह रहे हैं ए ऑप्शन, अब यहां पे पुरुष का मतलब नर होता है जी, पता है, बिल्कुल सही है ये वाला। लेकिन परुष, परुष का मतलब होता है कठोर। तो परुष और पुरुष अलग हैं और ये बिल्कुल सेम है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन आएगा। अच्छा, बाकियों में क्या था, बाकियों में अर्थ जो है वो ऊपर आगे पीछे किया हुआ है, जैसे कि सुधी, सुधी मतलब होता है चेतना, कि तुम अपने दोस्तों की सुधी ले लिया करो, जानकारी, होश, चेतना। और सुधी मतलब होता है विद्वान, सुधी, ठीक है ना, बड़ी की मात्रा आएगा विद्वान। उसी प्रकार निश्चल, निश्चल यानी कि जो चल नहीं सकता, जो स्थिर है। और निश्चल, बिना किसी छल के, कपट के, वो होता है सीधा। तो यहां पे उल्टा अर्थ दिया गया था, पहले वाले शब्द का बाद में अर्थ, बाद वाले शब्द का पहले अर्थ। उसी प्रकार कोर मतलब होता है, ठीक है ना, आपका ये
किनारा, और कौर मतलब होता है ग्रास, यानी कि जैसे कहते हैं ना रोटी का कौर दे दो, तो इसे ए ऑप्शन आपका करेक्ट आना था। फिर आपका कौन सा विलोम युग्म सही है, फटाफट करिए, 2-3 प्रश्न और बस। मैं फिर रिमाइंड करवा रही हूं फ्रेंड्स, सक्सेस किट 2.0 ठीक है ना, हम लॉन्च कर चुके हैं, जितनी जल्दी हो सके उसका फॉर्म भरिए, सक्सेस किट 2.0 ओके। उसके फॉर्म का लिंक हम यहाँ पे और आपको 3 बार प्रोवाइड करवा चुके हैं, और 60% डिस्काउंट चल रहा है फ्रेंड्स। टीचिंग परीक्षा के सभी कोर्सेज पर 60% डिस्काउंट चल रहा है, उसका जितना लाभ उठा सकते हैं उठाइए। अब यहां पर देखिए, औपचारिक अनौपचारिक, ठीक है ना, अब ये पहला ही सही है फ्रेंड्स, आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर वही चीज, जब पहला विकल्प सही है, औपचारिक मतलब फॉर्मल, अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल, अनऑफिशियल। अब बाकी देखिए, बाकियों में क्या गलती थी, रिजु, रिजु मतलब होता है सीधा, रिजु का विपरीत होता है वक्र, वक्र मतलब होता है टेढ़ा, और मृदु मतलब तो मधुर, ये कोमल होता है। कटु, कटु मतलब होता है कड़वा, और तीक्ष्ण मतलब होता है तीखा। अब कड़वे का विलोम शब्द तीखा थोड़ी ना होगा। और क्षत, क्षत मतलब होता है कि जो मतलब जिसे क्षति पहुंचाई जा सकती है, और विक्षत, विक्षत नहीं होता, अक्षत होता है। तो यहां पर देखिए, रिजु का आएगा वक्र, कटु का आएगा मधुर, क्षत का आएगा अक्षत, जिसे हानि नहीं पहुंचाई जा सकती। और उसके बाद ये वाला प्रश्न एक बार देखिए, शब्द युग्म का अर्थभेद कौन सा सही नहीं है, फटाफट करिए जल्दी जल्दी फ्रेंड्स, बस एक क्वेश्चन रह गया। हाँ जी, लिंक एक बार और शेयर करवा देते हैं जल्दी से। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि सक्सेस किट 2.0 का लिंक जो है वो बच्चों को दोबारा से शेयर करवा दिया जाए। ओके, जल्दी जल्दी देखिए सारे बच्चे, इसमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। हाँ जी, तो यहां पर देखिए, अब अनिष्ट कहते हैं ना, कुछ अनिष्ट होने वाला है तो बुरा, और अनिष्ठ, निष्ठ मतलब निष्ठा, तो अनिष्ठ यानी कि निष्ठाहीन, बिल्कुल सही। फिर अचल, अचल मतलब जो चल नहीं सकता यानी कि पर्वत, और अचला, अचला मतलब होता है नारी। उसी प्रकार अंश मतलब होता है हिस्सा, ठीक है ना, और आप बल्कि सॉरी, अचला मतलब नारी नहीं होता, सॉरी अचला मतलब होता है पृथ्वी, अचला मतलब होता है पृथ्वी। तो बेसिकली आपका यही वाला विकल्प सही है, सेकंड ऑप्शन, क्योंकि अंश मतलब होता है हिस्सा, अंश, अंश मतलब होता है कंधा, और तरंग मतलब होता है जैसे कि समंदर में तरंगे उठती हैं, लहर, और तुरंग मतलब होता है घोड़ा। तो बाकी सारे सही थे, केवल अचला का मतलब होता है पृथ्वी। ओके, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद आपका अभिष्ट का समानार्थी कौन सा है, फटाफट। अब इस प्रश्न का उत्तर खैर ऐसा करते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जाइएगा। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखकर जाएंगे, और सेशन के बाद आपको कमेंट बॉक्स में जो सक्सेस किट 2.0 उसका लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, उसकी आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। तो और अभी समय हो चुका है, तो पैडागोजी के क्वेश्चन अब कल ही करेंगे, ठीक है। लेकिन जाते जाते मैं आपको फिर वही कहूंगी, ये सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, और कल हम आपके साथ तत्सम तद्भव देशज विदेशज, उनकी बहुत अच्छी जो ट्रिक्स हैं वो शेयर करेंगे, उसका पूरा लाभ उठाइएगा। तो आप इतने समय तक हमारे यहाँ पे जुड़े रहे, और देखिए लिंक आ गया फ्रेंड्स, लिंक आ चुका है सक्सेस किट 2.0 का। सभी बच्चे इस लिंक को ओपन कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो इसी के साथ हमें दीजिए विदा, बहुत बहुत धन्यवाद।